हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में हम बहुत खास कुछ करने वाले हैं, और वो क्या है, आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, इट इज द बायोलॉजी नीट द लिविंग वर्ल्ड की समरी आज हम करेंगे। लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से? आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम टिप टू टिप किस चीज पर लेकर करेंगे? एनसीईआरटी पर बेस्ड करेंगे। यानी कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन कर लिया था कंप्लीट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कर लिया था कंप्लीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए थे सॉल्व, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो मैं आपके लिए लेकर आती हूं जहां पर साइंटिस्ट की डिटेल्स इन्वॉल्व रहती हैं, आपको पूरी लिस्ट मिलती है, वो भी हमने कर लिया था। तो फिर आज का ये सेशन क्या है? आज के इस सेशन में हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जो भी एनसीईआरटी की समरी में दिया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई चैप्टर में तो सारे के सारे टॉपिक्स जो थे उसके एक्सप्लेनेशन हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब बारी है एनसीईआरटी में दी हुई उस समरी की जहां से बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं हमारे नीट के एग्जाम्स में। तो ये जो सेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और ये आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के इस चैनल पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सारी चीजें, सारे सेशंस, आपको कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी या कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस पे नहीं करनी है। आप सब कुछ, सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं नीट एग्जाम की। तो हर बार की तरह, ऑल्दो आज का हमारा सेशन जो है वो एनसीईआरटी पर 100% बेस्ड है, एनसीईआरटी की ही बात करने वाले हैं हम, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल। नीट के कोर्स मॉड्यूल में सबसे पहला स्टेप हमारा होता है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर फोकस करना। तो आपको कुछ वीडियोस हर चैप्टर के लिए मिलते हैं जहां पर होता है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, हर टॉपिक का हर चैप्टर के लिए, फॉलोड बाय डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ आपको मिलता है, राइट? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलता है जहां से आप उसे डाउनलोड करते हैं। फॉलोड बाय डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो। उसके बाद वो जो पीडीएफ आपने लिया, जिसके क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड होता है। फिर हमारे पास आता है चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बारी। तो चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर चैप्टर के लिए हम बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट वाला सेशन एक अलग से होता है जहां पर हर चैप्टर के लिए एंड में उस चैप्टर में जितने भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन था, जिस ईयर में कंट्रीब्यूशन था, सारी लिस्ट का हम डिस्कशन अलग से करते हैं। फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस, जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं उस चैप्टर में से उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशन हमारा अलग से होता है जहां आप मुझे अपने डाउट्स भेजते हैं और मैं आपको प्रोवाइड करती हूं उसका सॉल्यूशन। फॉलोड बाय वीकली टेस्ट पेपर एंड द गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न कैसा होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सारी चीजों पर हम बात करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड कुछ भी होता है अगर एग्जाम से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। एंड देन वी गो विद द चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, और आखिर में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इन सब के अलावा आज का जो सेशन है ये एनसीईआरटी पर बेस्ड बहुत स्पेशल सेशन है जो आपको हर चैप्टर के लिए मिलेगा। तो हम बिना देर किए अब स्टार्ट करेंगे अपने एनसीईआरटी के एस्पेक्ट से। जो समरी एनसीईआरटी में दी हुई है फर्स्ट चैप्टर यानी कि लिविंग वर्ल्ड की, उसको पढ़ना, लाइन बाय लाइन हम उसे पढ़ेंगे और फिर करेंगे उसे डिस्कस। एनसीईआरटी की रीडिंग जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी तक आपको ये सारी चीजें मैं समझा चुकी हूं, पहले भी मैंने आपको कई सेशंस में ये बातें समझाई हैं। तो अब मैं खुद अपने साथ आपको ये रीड करवाऊंगी और फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस सेशन में ये हमारी एनसीईआरटी का पेज नंबर 14 है जहां पर आपको मिलती है, पेज नंबर 14 पर जहां आपको मिलती है फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है द लिविंग वर्ल्ड, उसकी समरी। ठीक है, तो उसकी समरी में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फर्स्ट लाइन कहती है लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी। जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसमें एन नंबर ऑफ वैरायटी है ना। एन नंबर ऑफ वैरायटी किस टर्म्स में? लिविंग वर्ल्ड यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के टर्म्स में। तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ हैं बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सिंपल है, यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, प्रिमिटिव हो सकते हैं पर लिविंग है। प्लांट हो सकते हैं पर लिविंग है, बैक्टीरिया हो सकते हैं लिविंग है, कोई और ऑर्गेनिज्म हो सकता है, इवन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, एलिफेंट, लायन, ह्यूमन बीइंग, सब कुछ, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम इंक्लूड करते हैं तो उसमें बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। तो ये जो वैरायटी है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है।
कि हमारे पास बहुत सारी ये वाला कलर भी नहीं आपको दिखेगा, ये दिखेगा, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है लिविंग वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जहां पर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बट अ लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन। हमने मिलियंस को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनको तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, यानी कि पहचान चुके हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट की वो कौन सी स्पीशीज हैं, एनिमल की वो कौन सी स्पीशीज हैं, इस बारे में हम पूरा का पूरा उनका हिसाब किताब पता कर चुके थे। लेकिन आज भी बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं जो अननोन है, आगे उन्हें लिखा है जिन्हें हमने आइडेंटिफाई किया, डिस्क्राइब किया, बट स्टिल लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन। अभी भी बहुत सारी स्पीशीज प्लांट्स को लेकर, एनिमल्स को लेकर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर, पैथोजेंस को लेकर, इनफैक्ट हाँ डेफिनेटली पैथोजेंस को लेकर आज भी ऐसे बहुत सारे पैथोजेंस हैं, यानी कि डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। तो अभी भी बहुत सारी वैरायटी जो है वो जानना बाकी है। इट इज येट टू डिस्कवर, इट इज येट अननोन, उन्हें हम आज भी नहीं जानते। नेक्स्ट लाइन कहती है द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटाट, physiological and morphological features make us seek the defining characteristic of living organism। अगर हम देखो वेरी रेंज मतलब कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी रेंज है। किस चीज पर आधारित रेंज है? साइज सबका अलग अलग है, कलर सबका अलग अलग है, उसके बाद हैबिटाट यानी कहाँ रहने वाले हैं, कोई है तो फ्रेश वाटर में रह रहा है, कोई है तो मराइन वाटर में रह रहा है, कोई है तो पत्थरों में रॉक्स में रह लेता है, कोई है तो पैरासाइट की तरह किसी प्लांट के अंदर रह लेता है या किसी प्लांट की बॉडी के बाहर रह लेता है, और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऐसा है कि हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है, हमारी बॉडी के ऊपर रह रहा है। तो हर जगह हैबिटाट की बहुत बड़ी रेंज है, साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बहुत बड़ी रेंज है, सबके अलग अलग साइज हैं, 1 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 50 माइक्रोन से लेकर के बहुत बड़े बड़े जायंट ऑर्गेनिज्म भी हैं। कलर देखोगे तो सब में वैरायटी ऑफ कलर है। भाई कलर की हम जब बात करते हैं तो कोई कोई ऑर्गेनिजम्स तो अपना कलर हमेशा चेंज करते रहते हैं, कैमोफ्लेज करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं पर लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। हर एक की स्किन का कलर अलग है, किसी को ग्रीन कलर क्लोरोफिल से मिल जाता है, किसी को रेड कलर या ब्राउन कलर या ऑरेंज कलर, प्लांट की अगर हम बात करें तो उसमें ज़ैंथोफिल केराटिनॉइड से मिल जाता है जो प्लास्टिड में प्रेजेंट रहता है। तो प्लांट्स में भी बहुत सारे कलर्स हैं, ह्यूमन बींग्स में भी कलर्स हैं भाई हमारे जीनोम के हिसाब से, और बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी अलग अलग टाइप के कलर्स प्रेजेंट है। तो इसमें बहुत बड़ी रेंज मिलती है हमको, साइज बहुत अलग अलग है, कलर बहुत अलग अलग है, हैबिटाट सबके अलग अलग हैं। और अगर हम फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है हर एक की बॉडी में चलने वाली रिएक्शंस। मैडम ये कौन सी रिएक्शंस हैं? अब आप सोचो, चाहे छोटा सा ऑर्गेनिज्म हो चाहे बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सबकी बॉडी में सेल प्रेजेंट है। सबकी बॉडी में जो सेल होता है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हर सेल का जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी हर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, वो बहुत डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसे हम कहते हैं इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतना तो मानते हो? तो फिर मैडम ये जो आप पॉइंट बता रहे हो कि प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये सब कुछ इस फिजियोलॉजिकल एक्शन से कैसे रिलेटेड है? ऐसे रिलेटेड है कि अगर मान लो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, तो साइटोप्लाज्म उसमें भी है, न्यूक्लियस उसमें भी है, और उसके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कुछ तो काम चलता होगा। काम चलने से मतलब है कुछ स्ट्रक्चर बनता होगा, कुछ टूटता होगा, कुछ एनर्जी उसमें भी बनती होगी। भले ही वो सिंगल सेल है भाई, ऑर्गेनिज्म है, उसको भी तो
एनर्जी चाहिए तब तो वो आगे काम करेगा, अपना फूड हंट करेगा। तो उसकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ काम चल रहा है। कुछ ना कुछ काम का मतलब होता है किसी चीज का बनना और किसी चीज का टूटना, जिसे हम टेक्निकली एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कहते हैं, जो आता है किसके अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर। मेटाबॉलिज्म आर द रिएक्शंस गोइंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी रिएक्शंस चल रही होती हैं, चाहे किसी चीज का सिंथेसिस हो यानी किसी चीज का बनना हो, या किसी चीज का ब्रेकडाउन हो यानी किसी चीज का टूटना हो, तो ये सारी चीजें जो रिएक्शंस चलती हैं ये सब कुछ मेटाबॉलिज्म कहलाती है। और मेटाबॉलिज्म कहाँ होती है, हमारे प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा एक और चीज बता देती हूँ, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था पहली बार प्रोटोप्लाज्म, सर पुरकेंजी ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म टर्म was coined by सर पुरकेंजी। सर पुरकेंजी ने ये टर्म दिया था जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो सबके अंदर की बॉडी में जो भी रिएक्शन चल रही है वो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल यूनिसेल्युलर बॉडी में रिएक्शन तो चल रही है, एनर्जी तो बन रही है, फूड भी डाइजेस्ट हो रहा है, फूड का ब्रेकडाउन भी होगा, खाना खाना हर एक को जरूरी है। लेकिन आप उसे अगर मेरी बॉडी से कंपेयर करोगे, मेरी बॉडी में कितना सारा काम हो रहा है, हार्मोन भी काम करेगा, एंजाइम भी काम करेगा। हमने देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, हार्मोन बहुत सारे होते हैं हमारे पास। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी फंक्शंस चल रहे हैं वो हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पर असर करेगा, कि भाई जो भी रिएक्शंस हुई हैं वो क्या असर करेंगी, फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे असर करेंगी। बॉडी के अंदर होने वाला सारा फंक्शन फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। तो यूनिसेल्युलर की बॉडी में भी कुछ फंक्शन हो रहा है तो छोटा सा फंक्शन हो गया, सिंपल फंक्शन। पर हमारी बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है वो तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन है, बहुत सारा काम चल रहा है भाई, बहुत सारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है बॉडी के अंदर। टेम्परेचर को संभाल रहे हैं, सॉल्ट बैलेंस को संभाल रहे हैं, ग्लूकोज को संभाल रहे हैं, ज्यादा ना हो जाए, नॉर्मल रहे, सारी चीजें फिजियोलॉजिकल फंक्शन में ही तो आती हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वैरायटी ऑफ रेंज है, वेरी रेंज है ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन की भी। मैंने क्या बोला, बहुत सारी रेंज है ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के साइज में, बहुत सारी रेंज है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कलर में, बहुत सारी रेंज है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में, और सिमिलरली फिजियोलॉजी में। ये फिजियोलॉजी यानी बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस, सबकी बॉडी अलग अलग है तो सबके फंक्शंस अलग अलग हैं। एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजियोलॉजिकल हो गए और मॉर्फोलॉजिकली भी सब अलग है। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है, हमारे दिखने में फीचर्स भी सब अलग अलग हैं। यूनिसेल्युलर की बॉडी अलग, मल्टी सेल्यूलर की बॉडी अलग, उसमें भी सेल वाले जो थे उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग दिखता है, टिश्यू वाले की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग दिखता है, पर जिसके पास ऑर्गन आ गया उसका बॉडी स्ट्रक्चर तो और ही अलग दिखता है, और जिसके पास पूरा ऑर्गन सिस्टम आ गया उसका बॉडी स्ट्रक्चर और अलग दिखता है। प्लांट का बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग दिखता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सारे हैं, एल्गे बहुत अलग दिखता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी है, प्लांट किंगडम में इंक्लूडेड है। फंजाई का स्ट्रक्चर अलग दिखता है, तो फंजाई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर सबका मॉर्फोलॉजी यानी बाहर से दिखने का जो फीचर है वो अलग अलग है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी सबके अलग है। मेक अस सीक द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन सारी चीजों से हमें एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि हम किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कब बोलते हैं, हम किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग तब बोलते हैं जब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भाई मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी ये सब हम नोटिस कर सकें। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ मूवमेंट हो, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ ग्रोथ हो, कुछ डेवलपमेंट हो, ठीक है, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होगा। बॉडी हम सेल्यूलर देखते हैं कि कैसी बॉडी बनी है, क्या सेल की है, क्या टिश्यू की है। सेल है तो यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है, वो सेल जो प्रिमिटिव है, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जिसके पास वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। यूकैरियोटिक में सब कुछ वेल डिफाइंड। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स है ना, वो हमें अलग अलग टाइप के मिल जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन वैरायटी ऑफ रेंज इन साइज, कलर, फिजियोलॉजी, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लाइन में अब पता है एनसीईआरटी की खूबसूरती देखो यही होती है, इतनी सी 4 लाइन में उसने दुनिया भर का कंसेप्ट डाल दिया है। इसीलिए हमें एनसीईआरटी की रीडिंग करना जरूरी था। कंसेप्ट तो हमने पूरा समझा अपने सेशन में, टॉपिक वाइज सेशन में सारी चीज समझ में आई, पर ये 4 लाइन में इसने 4 सेशन की बात कर दी है। तो ये बहुत एनसीईआरटी की अच्छी बात होती है। नेक्स्ट लाइन देखिए, यहां से देखते हैं, इन ऑर्डर टू facilitate study of kinds and diversity of organisms,
बायोलॉजिस्ट, आगे क्या लिखा है, बायोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व्ड certain rules and principles for identification, nomenclature and classification of organism। ये वाली लाइन पढ़ी अभी हमने, ठीक है। इसमें इसने क्या बोला है, एनसीईआरटी कह रही है कि अगर हमें फैसिलिटेट करना है, यानी हम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आराम से हम सारे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, इसके लिए हमने एक जरिया ढूंढा कि हम स्टडी कर लें अलग अलग काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी की स्टडी आराम से कर लें। इसके लिए बायोलॉजिस्ट ने कुछ क्राइटेरिया निकाल लिया है। ये क्या बोल रही है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी को पढ़ें आराम से, इसके लिए बायोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व्ड सर्टेन रूल, बायोलॉजिस्ट ने कुछ रूल्स बना दिए। क्या बना दिए, रूल्स बना दिए, रूल्स और प्रिंसिपल्स भी बना दिए। ये रूल्स और प्रिंसिपल किस चीज के लिए बने हैं, ध्यान रखो, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अभी हमें एनसीईआरटी ने 3 बड़े मुद्दे दे दिए हैं। आइडेंटिफिकेशन दिया है पहला, ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये एनसीईआरटी की लाइन बोल रही है कि पहला हमने जो जरिया ढूंढा वो था आइडेंटिफिकेशन का जरिया। देखो लिखा है आइडेंटिफिकेशन का जरिया, फिर नॉमेनक्लेचर ढूंढा और फिर क्लासिफिकेशन ढूंढा, फिर हमने ढूंढा नॉमेनक्लेचर और तीसरा तरीका हमने क्या ढूंढा है, तीसरा तरीका हमने क्लासिफिकेशन ढूंढा। ये लिखा है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये मैं नहीं बोल रही हूं, तो एनसीईआरटी बोल रही है कि क्लासिफिकेशन भी ढूंढ लिया था हमने। हमारे बायोलॉजिस्ट ने बोला, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं मैं, हमारे बायोलॉजिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने बोला भाई बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है, बायोडाइवर्सिटी मतलब एन नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है। तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी को पढ़ना चाहते हो तो इसको इजी बनाने के लिए आपको 3 बातें पता होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम एक आइडेंटिटी ढूंढते हैं ऑर्गेनिज्म की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स के जरिए से। जैसे मान लो कि मैंने आपको कुछ प्लांट्स दे दिए, ठीक है, मान लो कि मैंने आपको कुछ सर्टेन प्लांट्स आपके सामने रख दिए, ठीक है। एक प्लांट है ऐसा जिसमें बेल चल रही है, एक प्लांट ऐसा है जिसमें बेल चल रही है, दूसरा पूरा का पूरा ट्री मैंने आपके सामने रख दिया, और तीसरा मैंने एक पॉट रख दिया आपके सामने, तीसरा मैंने आपके सामने एक पॉट रख दिया, उसके अंदर एक प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आपको, अब देखो मैं ह्यूमन बीइंग बना पाऊं इतनी अच्छी भी मेरी ड्राइंग नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको एक ह्यूमन बीइंग दे दिया जो क्या है, मेल है, तो ये मेल के बाल ऐसे हैं, और मैंने, ये हो गया खुशहाल आदमी। दूसरा मैंने आपको एक फीमेल दे दी, सुंदर सी, है ना, फीमेल बना लेते हैं, सुंदर फीमेल सुंदर ही होती हैं, मेल हमेशा हैंडसम और फीमेल सुंदर। हैंडसम नहीं बोलती तो अभी बहुत सारों के कमेंट आ जाते मैम डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो ये मुझे क्योंकि 2 चोटी बनाना बहुत पसंद है तो मैंने इसकी 2 चोटी बना दी, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारी फीमेल है, ठीक है, ऑल राइट, है ना। तो इसको अपन ने क्या करा, हाँ इसको हमने क्या करा, अब मैंने आपको ये कितनी चीजें दे दी, एक, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। आपको मैंने 5 चीजें दे दी, ठीक है। मैंने इनको बोला कि आपको इनको अलग करना है, आपको इनको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सबसे छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, सबसे इजी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने 5 चीजें आपको दी, मैंने बोला चलो इनको ऐसा करो कि इनको करो आप विभाजित, यानी इनको आपको अलग अलग करना है, डिफरेंशिएट करो। आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, मैम ऐसा है कि ये लड़का और लड़की जो है ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो इन दोनों को हम एक जगह रख देते हैं, ऐसे ही करोगे ना। सबसे इजी जो हमारे दिमाग में आता है, ये लड़का और लड़की जो है ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनको एक तरफ रख देते हैं, और बाकी तीनों के तीनों भले ही कैसे भी हो लेकिन प्लांट्स हैं, सब में फूल पत्ती हैं, मतलब सब में पत्तियां हैं, सब में स्टेम है, सब में रूट होगी, तो इनको हम एक तरफ रख देते हैं मैडम, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, इनको हमने एक तरफ रख दिया। तो एक ग्रुप आपने कौन सा बनाया, एक ग्रुप आपने जो मेरे लिए बनाया वो आपने मुझे बोला मैडम हमारा एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, मान लिया। पर ये आपने किया कैसे, क्या देख के किया, आइडेंटिटी,
कैसे आपको समझ में आता है? आइडेंटिफाई करना होता है पहचान बनाना। आप किसी चीज को कैसे पहचान सकते हो? आपने इसको ऐसे पहचाना था कि मुझे प्लांट दिख रहा है, लीफ है, स्टेम है, रूट है, तुम सारे के सारे प्लांट हो। दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंख है, दो कान है, एक नाक है, तो ये क्या है? ह्यूमन बीइंग। ऐसे हमने देख के आइडेंटिफाई कर लिया। इस तरीके से बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि दुनिया में प्रेजेंट हर ऑर्गेनिज्म को हमने पहले आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि हम उसकी पहचान बना लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन फीचर्स। वो फीचर्स क्या हो सकते हैं? दिखने में हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, सबसे इजी। फंक्शन देख लो भाई, क्या फंक्शन करता है? पानी में कूदता रहता है क्या? तो हम बोल देंगे कुछ मछली जैसा है। क्या ये जमीन में एक जगह खड़े रहता है क्या, रूट्स अपनी डाल के? तो हम कह देंगे भाई प्लांट के जैसा है। क्या हमें ये बिल्कुल नहीं दिख रहा? अच्छा यूनिसेल्युलर है, अच्छा बैक्टीरिया जैसा कुछ होगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। चल रहा है, फिर रहा है, बात कर रहा है, सोच रहा है, लड़ाई कर रहा है, रोना गाना करता है, हंसता है, मारता है, पीटता है, खेलता है, ह्यूमन बीइंग है। हम ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि हम हर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरी बात वो कहती है कि हम नॉमेनक्लेचर पर बहुत विश्वास रखते हैं। नॉमेनक्लेचर होता है नेमिंग। नॉमेनक्लेचर होता है नेमिंग। तो नेमिंग में, नेमिंग जो जब भी हम करते हैं, नॉमेनक्लेचर इज नेमिंग, नाम देना है ना, नामकरण कर देते हैं। तो भाई आपको क्या लगता है, आज अगर हम ह्यूमन बीइंग्स होमो सेपियंस कहलाते हैं साइंटिफिकली, तो क्या शुरू से ऐसा था? शुरू से ऐसा नहीं था। जब बहुत सारी पढ़ाई हुई, खोजबीन हुआ, जब बहुत सारा सिस्टम बनाया गया, तब जाकर समझ में आया कि अच्छा होमो सेपियन हमारा टेक्निकल नेम हो सकता है। पर फिर भी साइंटिस्ट का कहना था कि आपको किसी चीज को पढ़नी है तो आपके लिए नेमिंग बहुत जरूरी है। ऐसी में आपको ये चीज कोरिलेट करके अगर बताऊं तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है किसी के नाम जानने से। कैसे होता है मैम? ये जब आप अपने नीट को एग्जाम को क्वालिफाई करोगे ना, 100% करोगे, जब आप नीट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे और मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो वहां पर ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए ना, जब आप प्रैक्टिस करने, पढ़ाई वढ़ाई सब कर लोगे, सब अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, इतने डेडिकेटेड हो, आराम से बैठकर एनसीईआरटी का सेशन अटेंड कर रहे हो, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, तो ये सारी चीजें आपकी होंगी। जब आप क्वालिफाई करके पेशेंट देखने जाओगे, तो पेशेंट देखते वक्त सबसे पहली चीज सिखाई जाती है एक डॉक्टर को, वो क्या होती है? पेशेंट का नाम याद रखना है, पेशेंट से उसका नाम लेकर ही बात करनी है। यह हमें पहली चीज सिखाई जाती है। क्यों? एक फेथ होता है, एक ट्रस्ट होता है। पेशेंट जो बेचारा दुख दर्द में आपके पास आया है, वो आपकी बात सुनेगा अगर आप उससे उसका नाम लेकर थोड़ा फ्रेंडली होकर बात करने की कोशिश करोगे। मतलब उसे भरोसा दिलाओगे कि भाई हाँ, मैं तुम्हें जानता हूं, मेरे लिए तुम एक आम आदमी नहीं हो, एक आम पेशेंट नहीं हो, मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। और है भी, क्यों नहीं है? एक पेशेंट डॉक्टर का रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेमिंग जो है वो सबसे पहली चीज होती है जब आप अपने प्रोफेशन में उतरते हो। इसी तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? नेमिंग। तो नेमिंग जो हुई, वो कुछ लोगों ने पहले लोकल नेम्स दे दिए। लोकल नेम्स मतलब जब एक बच्चा घर में पैदा होता है तो ये बाद में सोचते हैं कि स्कूल में जाएगा तो ए से नाम रखने में रोल नंबर पहले आएगा और पी या आर से नाम रखने में रोल नंबर थोड़ा लेट आएगा, तो हमें कुछ ऐसा सोच के नाम रखना चाहिए। ये तो बाद में होता है। पहले क्या हो जाता है कि पहले गुड़िया पैदा हुई है, ठीक है, पहले बुलबुल पैदा हुई है, ऐसे घर में नाम रख लेते हैं, है ना, नाम रख लेते हैं। लड़कों के भी रख लेते हैं ऐसे टिंकू पिंकू टाइप के नाम, बड़े मजेदार होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन वो क्या है? वो हमारा लोकल नेम है, घर में ही बुला लेते हैं। लेकिन हमारा जो साइंटिफिक नेम कहलाया वो कौन सा हुआ? जिससे हमें पूरी दुनिया जानती है। तो साइंटिफिक नेम वो नेम होता है जिससे एक ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो लंदन हो, यूएस, कुछ भी हो, हर जगह साइंटिफिक नेम एक होता है। और कॉमन नेम, लोकल नेम जो होता है वो कॉमन लैंग्वेज में होता है, कॉमन लोगों के द्वारा रखा जाता है। और हर जगह उस नाम से उस ऑर्गेनिज्म को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबकी अपनी लैंग्वेजेस हैं, सबके अपने नेम्स होते हैं, सबके अपने मतलब कि मतलब होते हैं वर्ड्स के, तो वो चेंज होते जाते थे। इसीलिए सबसे जरूरी क्या था नेमिंग में? नॉमेनक्लेचर में सबसे जरूरी था साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम की बात हम आगे करेंगे। अभी आपको ये समझ में आया कि अगर हमें बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है तो पहले आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, फिर नॉमेनक्लेचर जरूरी है। तीसरे नंबर पर आता है क्लासिफाई करना। मैडम क्लासिफाई करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, एनिमल किंगडम इतना बड़ा, प्लांट किंगडम इतना बड़ा, सारे ऑर्गेनिज्म कैसे पढ़े, है ना? फ्लावरिंग प्लांट बहुत सारे हैं। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी अपना जो 3rd चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम, उसमें एल्गे पढ़ोगे आप सबसे पहले प्लांट किंगडम में। तो जब आप एल्गे को पढ़ने जाते हो तो एल्गे भी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं होता।
एल्गे भी बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उसमें भी अपने आप में एक ग्रुप है एल्गे का, एक टाइप है रेड एल्गे है, एक ग्रीन एल्गे है, एक ब्राउन एल्गे है। उसमें से उन एल्गे की भी कम से कम अपनी अपनी 2-2 हजार 5-5 हजार या 7-7 हजार स्पीशीज होती हैं, ठीक है। रेड एल्गे जो है उसकी 5,000 स्पीशीज। अब आप सोचो 5,000 स्पीशीज हैं, उसमें ऑर्गेनिजम्स कितने होंगे, फिर उनकी सब स्पीशीज भी होंगी। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। हम एक एक को नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, उनको क्लासीफाई कर देते हैं, यानी कि क्लासीफाई करके हम उनके क्या बना देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं। तो हमें थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाती है कि भाई सारे के सारे प्लांट्स हैं तो कम से कम सेल वॉल सब में प्रेजेंट है, सारे के सारे प्लांट्स हैं तो सबके सेल में क्या प्रेजेंट होगा, वैक्यूल मिल जाएगा। तो ये हमने क्लासिफाई कर लिया, ग्रुपिंग कर दी। तो ये हमारी 3 बातें होती हैं जो जरूरी होती हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फॉर स्टडीइंग, फॉर फैसिलिटेटिंग द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट देखो, अब ये अलग से दूसरी लाइन चालू होती है हमारी, कौन सी दूसरी लाइन है, द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विथ दीज एस्पेक्ट इज रेफर्ड टू एज टैक्सोनॉमी। और ऐसी साइंस जो हमारे इन तीनों पॉइंट्स के साथ डील करे उसे हम कह देते हैं टैक्सोनॉमी। उसे हम कह देते हैं क्या, टैक्सोनॉमी। दैट इज टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी है अगर ये इन सारे फीचर्स को ध्यान में रख के पढ़ाई करती है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे कहती है द टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। अब ये जो हम टैक्सोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं कि भाई हमने आइडेंटिफिकेशन किया यानी पहचान बनाई, नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम दिया, क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासेस ग्रुप बनाए, और ये सारी काम को हमने क्या बोला, टैक्सोनॉमी हो तुम। तो जो टैक्सोनॉमी है उसकी स्टडी में हमें क्या जरूरी है, द टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट। जब हम टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं इस मेथड से बहुत सारे प्लांट्स को लेकर या बहुत सारे एनिमल्स को लेकर, तो वो बहुत यूजफुल होती है, ठीक है। और यूजफुल किसके लिए होती है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल फॉर नोइंग आवर बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी। मैं इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर आपके पास इतने के लिए कम से कम ये वाली इंफॉर्मेशन लिखी होना जरूरी होती है। तो ये 3 पॉइंट आप अपनी एनसीईआरटी में बुक के पास वहीं पर नोट कर लीजिए। लिख लिया होगा ये तीनों। अब अपन ये जो दूसरी लाइन है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है ये कहती है कि टैक्सोनॉमिक स्टडी जो होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो किस किस इंडस्ट्री में यूज हो रही है। देखो, हम जब कोई भी स्टडी करते हैं, जब हम किसी भी बारे में जानना चाहते हैं तो वो हम एक पर्पस से करते हैं। सपोजिंगली मेरे आस पड़ोस में कौन रहता है ये अगर मुझे जानना है तो मतलब मेरा उनसे कोई लेना देना होगा तभी मेरा जानना है। या तो मेरा बहुत इंटरेक्शन हो, या तो मैं बहुत बातें करती हूँ, है ना, कि आंटी कैसे हो और दीदी कैसे हो, भैया कैसे हो, तो मेरा मतलब कोई मतलब बनता है कि मैं अपने नेबर को जानूं, है ना। अब हो सकता है कि भाई मैं ऐसी हूँ कि मैं तो पूरे टाइम घर में ही नहीं रहती हूँ, मैं तो इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है मेरे आसपास कौन रहता है, तो मैं उनको क्यों जानूं। तो मतलब कहने का ये है कि हम किसी को भी तभी जानना चाहते हैं जब उससे हमारा कोई मतलब होता है, वरना हमें क्या लेना देना। तो मतलब हमारा क्या है इस टैक्सोनॉमी का पढ़ने का, वो हम देख रहे हैं। तो एनसीईआरटी बोलती है कि टैक्सोनॉमिक स्टडी जो होती है वो क्यों जरूरी है, वो जरूरी है हमारे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। अगर हमें प्लांट्स के बारे में पता ही नहीं होगा, प्लांट्स के नाम नहीं मालूम, प्लांट्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ग्रुपिंग नहीं कर सकते कि कौन सा मेडिसिनल प्लांट है, कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन में यूज होने वाला प्लांट है, तो फिर हमें क्या मतलब है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। यूज नहीं करेंगे एग्रीकल्चर में तो खाना कहाँ से आएगा। इसीलिए एग्रीकल्चर पर्पज से हमें जानना जरूरी है अलग अलग प्लांट की और एनिमल की स्पीशीज। फिर हमें फॉरेस्ट्री पर्पज से, इसमें ये एफ छुप गया है इसलिए मैं दोबारा इसे हटा रही हूँ, फॉरेस्ट्री पर्पज से पहला है एग्रीकल्चर पर्पज, ठीक, दूसरा है फॉरेस्ट्री पर्पस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट हमारे लिए, वहां पर बहुत सारी लाइफ प्रिजर्व्ड है, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। तो फॉरेस्ट पर्पस से इंडस्ट्रीज में भी फॉरेस्ट चीजें बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं, इसलिए जरूरी है। और इंडस्ट्रियल पर्पस से भी, भाई कोई एल्गे है जिसको आप लैब में टिश्यू कल्चर के लिए यूज कर रहे हो, कोई एल्गे ऐसी है जिसको आप एल्जिनेट के फॉर्म में यूज कर रहे हो, कोई प्लांट ऐसा है, अश्वगंधा जो है वो मेडिसिनल प्लांट है ना,
तो उसे भी तो आप यूज कर रहे हो। तो बहुत सारा काम होता है, वो चीज यूज करके हम इंडस्ट्री में भी उसे ला सकते हैं। एंटीकोएगुलेंट दवाइयां बनाने में प्लांट यूज हो रहा है अगर एल्गे का, तो वो हो गया इंडस्ट्रियल पर्पस, भाई उससे हमारे हमने इंडस्ट्री में ले जा करके दवाई बना दी, फिर हम उसे मेडिकल पर्पस से यूज कर लेंगे। तो बहुत सारा काम होता है। एंड इन जनरल फॉर नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज, हमें इन जनरल ये जो टैक्सोनॉमी है जहां हमने ग्रुपिंग करी, आइडेंटिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिजम्स का, उससे हमें हमारे बायो रिसोर्स के बारे में पता चल जाता है। अगर हम इस बायो रिसोर्स के ऊपर ध्यान देना, अगर हम बात करें कि ये बायो रिसोर्स क्या है, बायो रिसोर्स का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हमारा रिसोर्स बन सकता है, इस बारे में हमें जो बताएगा वो है हमारी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के द्वारा ही हम अपने बायो रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, ऐसा हमारी एनसीईआरटी कहती है। नेक्स्ट, एंड इट्स डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग फॉर्म्स जो प्रेजेंट है उसके बारे में भी। नेक्स्ट आता है, अब हम कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं, देखो अब हम जो लाइन पढ़ रहे हैं वो है ये वाली, ठीक, यहां से पढ़ेंगे दी बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी लाइक। अब बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कौन कौन से हो सकते हैं, देखो आइडेंटिफिकेशन हो सकता है बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी में, नेमिंग हो सकती है, क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑफ ऑर्गेनिज्म, आर यूनिवर्सली इवॉल्व्ड अंडर इंटरनेशनल कोड्स। ये जो हमने 3 क्राइटेरिया आप यहां पर देख रहे हो ना, यही आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इसके लिए कुछ अलग से क्या बनाए गए हैं, इसके लिए कुछ अलग से साइंटिफिक कोड्स बनाए गए हैं, साइंटिफिक कोड्स बना लिए हैं कि हर साइंटिस्ट जो कहीं भी प्रेजेंट हो वो इन कोड को यूज करके इन तीनों के बारे में जान सकता है। क्या इतनी बात समझ में आती है? भाई देखो, अगर मुझे किसी को यहाँ से कहीं बिल्कुल ही दूसरी देश में जाकर बोलना हो कि आइडेंटिफिकेशन करना है, नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, तो भाई अब मैं उसको इतना पूरा थोड़ी ना बता पाऊंगी फोन पे। मैं तो बोलूंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के प्लेटफॉर्म पर NCERT का एक्सप्लेनेशन है, वो जाकर देख लो तो समझ जाओगे कि इनमें से क्या है। पर मान लो उसने नहीं देखा तो क्या होगा, तो मुझे एक साइंटिफिक कोड की जरूरत पड़ेगी जो मेरे लिए भी वही मतलब रखता हो जो उसके लिए रखेगा। तो इस तरीके से इसके लिए कुछ साइंटिफिक कोड्स बनाए गए हैं। ये साइंटिफिक कोड्स किस चीज पर आधारित हैं? सो दे आर बेस्ड ऑन द रिजेम्बलेंस एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस। ये जो कोड्स बने ये किस चीज पर आधारित हैं? 1 मिनट, सॉरी, ये जो कोड्स बने हैं ये 2 चीजों पर डिपेंड करते हैं, ये 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे कोड्स, ठीक। और वो 2 चीजें क्या है? पहली चीज जो है वो क्या है? इट इज दी डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। तो पहले हमारे पास है सिमिलैरिटीज और दूसरा है डिफरेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर, ठीक। देखो, इट इज बेस्ड ऑन द रिजेम्बलेंस यानी कि क्या सिमिलैरिटीज है, एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस यानी अलग अलग विभिन्न बातें क्या हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड एंड असाइंड अ करेक्ट साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम कंप्राइजिंग 2 वर्ड्स एज पर बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हमने ये कौन सी वाली लाइन पढ़ी है? हमने ये पढ़ी है ये वाली लाइन, देखो ये वाली, बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस यानी कि सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उस पर आधारित ईच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड, उस पे बेस्ड हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी पहचान बना लेते हैं और फिर उसे असाइन कर देते हैं एंड असाइंड अ करेक्ट साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम, और उसके आधार पर हम एक नेम उसे दे देते हैं जो बायोलॉजिकल होगा, जो साइंटिफिक तरीके से नेम दिया गया होगा, कंप्राइजिंग 2 वर्ड्स, जिसमें सिर्फ 2 वर्ड्स आएंगे, ठीक, एज पर बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में 2 वर्ड्स कौन से आते हैं? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूं। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं, ठीक है। और ये जो नेम्स हम देते हैं ये कौन से नेम्स होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ नेम्स आर दे? ये होते हैं हमारे साइंटिफिक
साइंटिफिक नेम्स। कौन से नेम्स है? साइंटिफिक नेम्स है। तो ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है, जब ये साइंटिफिक नेम्स देता है तो ये अपने अंदर दो वर्ड्स को इंक्लूड करता है, अपने पास दो वर्ड्स को ये इंक्लूड करता है। और वो दो वर्ड्स क्या क्या है? एक है जीनस, दूसरा है स्पीशीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगनीफेरा इंडिका। तो मैंगनीफेरा पहला उसका जीनस होता है ना, तो जीनस कौन हो गया? जीनस हो गया मैंगनीफेरा। ठीक है, जीनस कौन हो गया? मैंगनीफेरा। और स्पीशीज अगर लिखनी है तो स्पीशीज कौन हो गई? ये तो हो गया जीनस, और स्पीशीज कौन हो गई? इंडिका। और इसके लिए लिखने के कुछ रूल्स भी हैं। रूल्स ये हैं कि जीनस का जो नेम है वो हमेशा कौन से लेटर से चालू होगा? कैपिटल लेटर से। और लिख अलग अलग से अंडरलाइन करना है। ठीक है, जैसे ही हम ये नेम लिख देते हैं तो हम इसे अलग से अंडरलाइन कर देते हैं, ये हमारा रूल कहता है। जो भी हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? साइंटिफिक नेम्स हमेशा लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। तो लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों होते हैं हमारे साइंटिफिक नेम? लैटिन लैंग्वेज में ये इसलिए होते हैं क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज में आगे जाके कभी चेंजेस नहीं होंगे। तो एक तो हो गई ये इंपॉर्टेंट बात, दूसरी हो गई बाइनोमियल सिस्टम पर बेस्ड है। बाइनोमियल सिस्टम इंक्लूड करता है दो नाम। बाय का मतलब होता है टू, नोमियल मतलब नेमिंग। तो टू नेम्स देते हैं। पहला नेम होता है हमारे जीनस का, दूसरा नेम होता है हमारी स्पीशीज का। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमने लिया मैंगो, यानी कि जो कॉमनली मैंगो कहलाता है उसको हम साइंटिफिकली मैंगनीफेरा इंडिका कहते हैं और इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन अगर इसे आप टाइप करोगे बुक में तो टाइपिंग के दौरान ये इटैलिक्स में टाइप किया जाता है। कैसे? इटैलिक्स में। पर तब भी इसका कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा जीनस और स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा स्पीशीज, और दोनों के बीच में स्पेस रहेगा। ठीक, ये होता है हमारा क्राइटेरिया इस नेमिंग का कि हम किस तरीके से नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट लाइन, अब हम आ गए हैं कौन से वाले पॉइंट पर? ये वाले पॉइंट पर, यहां से पढ़ रहे हैं। एन ऑर्गेनिज्म represent or occupies a place or position in the system of classification। और हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक पोजीशन होती है जहां पर हम उस ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं। ठीक, तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक कहना चाहिए कि एक लैडर होगा। तो बड़ा ग्रुप, छोटा ग्रुप, फिर उससे छोटा ग्रुप, उससे छोटा ग्रुप, ऐसे वो लैडर में अगर ग्रुपिंग रखेंगे तो एक पर्टिकुलर स्टेज पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में पाया जाता है। नेक्स्ट है देयर आर मेनी कैटेगरीज और रैंक्स। कुछ कैटेगरीज और रैंक्स हमने बना रखी हैं एंड आर जनरली रेफर्ड टू एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सा जो है वो क्या है? अलग अलग ग्रुप्स हैं। ऑल द कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो किस में आता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आता है। तो हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या क्या है? टैक्सोनॉमिक, मैं इसे दूसरे उस पर लिख देती हूँ। ठीक है, हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की है हमारी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक, ये हमारी पूरी की पूरी कैटेगरी किसके लिए है? हर ऑर्गेनिज्म के लिए है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे सबसे पहला ग्रुप है किंगडम, उसके बाद जो ग्रुप है वो है फाइलम, फाइलम के बाद जो ग्रुप आता है वो होता है क्लास, उसके बाद होता है ऑर्डर, फिर होती है फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस और जीनस के बाद सबसे छोटा होता है स्पीशीज। मैंने इसी ऑर्डर में इसके बॉक्सेस बनाए हैं। ठीक है, मैंने इसी ऑर्डर में इसके बॉक्सेस बनाए हैं। एक अंतर आता है जब हम किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं ना, जब हम किसी भी एनिमल के बारे में बात करते हैं तो हम यही वाली टैक्सोनॉमी को फॉलो करते हैं जो इस जगह दी हुई है, जिसमें से किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप होता है।
किंगडम जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप होता है, उससे छोटा ग्रुप होता है फाइलम, उससे छोटा ग्रुप होता है क्लास, उससे छोटा ऑर्डर, फिर और भी स्मॉलर ग्रुप है फैमिली, और स्मॉलर ग्रुप है जीनस, और स्मॉलर ग्रुप है स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, स्पीशीज के बाद आता है सब स्पीशीज, उसके बारे में अभी बात करेंगे। इस कैटेगरी में अगर हमको प्लांट के बारे में कुछ लिखना है, अगर हम प्लांट के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, प्लांट की हम हायरार्की देखें, तो क्या प्लांट की हायरार्की में कोई डिफरेंस है? एक डिफरेंस है, सारी चीजें सेम रहेंगी। अंतर आता है कि इसमें किंगडम के बाद फाइलम ना आकर के दूसरा ग्रुप आता है डिवीजन। फाइलम की जगह प्लांट में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डिवीजन। तो फाइलम के बाद डिवीजन, और फिर किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और फिर आता है स्पीशीज। तो ये ऑर्डर हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है सिर्फ यहां पर सेकेंड स्टेज पर। बाकी पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो कैसा रहेगा? सेम, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज। इतनी बात समझ में आ गई? ये सबको आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो ये हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, सबसे बड़ा ग्रुप ये और सबसे छोटा ग्रुप ये। तो इसमें स्पीशीज के बारे में अगर मैं बताऊं या मैं किंगडम के बारे में बताना चालू करती हूं, तो किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप है जहां पर सबसे कम कॉमन कैरेक्टर होंगे। उससे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर हमें फाइलम में मिलेंगे, उससे भी ज्यादा कॉमन कैरेक्टर हमें ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्लास में मिलेंगे, उससे ज्यादा ऑर्डर में, उससे ज्यादा फैमिली में, फिर जीनस में, और स्पीशीज में जब हम पहुंचते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं। सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है वो क्या होती है? देखो, स्पीशीज के बारे में पहली चीज जो हमें मिलती है वो क्या होती है? मैंने बोला दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी स्पीशीज के लिए, और वो दो चीज क्या है? पहले नंबर पे सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे, सबसे ज्यादा तो हमें कॉमन कैरेक्टर्स, क्लोजली एसोसिएटेड कैरेक्टर्स, जैसे कि हमारी होमोसेपियंस की जो स्पीशीज है उसमें हर एक ऑर्गेनिज्म के बीच में 99.99% तक क्रोमोसोम्स कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो कितनी ज्यादा कॉमन कैरेक्टर हैं हम सब में, और वो छोटा सा 0.1% का जो हमारा डिफरेंस है उसकी वजह से हम एक दूसरे से इतने अलग दिखते हैं, पर हमारे में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं? आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और रिप्रोडक्शन करके बहुत खास बात होती है कि उन्हें प्रोड्यूस करना होता है कोई फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब ऐसा ऑफस्प्रिंग जो खुद भी रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने के योग्य होता है, जो खुद भी दूसरे जीवों को जन्म दे सकता हो। तो ये हो गई हमारी स्पीशीज को लेकर बात। तो स्पीशीज का दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन, और जब भी रिप्रोडक्शन का मतलब है स्पीशीज के मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और रिप्रोडक्शन करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा? वो ऑफस्प्रिंग होगा नेचर में फर्टाइल। कैसा ऑफस्प्रिंग होगा? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगा। ये हो गई हमारी कैटेगरीज की बात। तो फिर मैडम टैक्सॉन क्या होता है? ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आप देख रहे हो, एक कैटेगरी किंगडम है, दूसरी कैटेगरी फाइलम है, तीसरी क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस, ये सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और ये एक एक टैक्सॉन है। टैक्सॉन का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी ने हमको बताया है, ठीक है। सो इट इज रेफर्ड टू एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा। ऑल द कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और ये एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जुड़ी रहती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में एनसीईआरटी क्या कहती है? देखो, नेक्स्ट में एनसीईआरटी का कहना है, अब हम कौन सी वाली लाइन पर पहुंच गए हैं? हम पहुंच गए हैं ये वाली लाइन पर, यहां से पढ़ रहे हैं। टैक्सोनॉमिस्ट have developed a variety of taxonomic aids to facilitate identification, naming, classification of organism. Naming, classification of organism, इस लाइन को हमने पढ़ा। अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि वो, अगर मैं इसको आखिरी में आपको समअप भी दोबारा से कर दूंगी, साइंटिस्ट ये कहते हैं बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इतनी बड़ी है कि उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, साइज, कलर और फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी को लेकर बहुत सारे चेंजेस हैं। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें इसको पढ़ना है तो हमें इसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में डालना पड़ेगा, यानी आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और नॉमेनक्लेचर करनी पड़ेगी। जब हम इसको करते हैं तो हम टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स बनाते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सॉन बना देते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये साइंटिस्ट ने तो बना दिया। सपोज करो मैं साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, तो मैंने तो बना दिया,
कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब जाके नेमिंग होगी, तब जाके हम ऑर्गेनिज्म को पढ़ सकते हैं, ये मेरा कहना है। लेकिन अब ये मैं आपको कैसे बताऊंगी? तो मुझे अगर ये आपको समझाना है, मान लो मैं आपकी सीनियर साइंटिस्ट हूं, आप मेरे जूनियर साइंटिस्ट हो, अगर मुझे ये आप तक बात पहुंचानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ टैक्सोनॉमी का कोई एड, कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं ये बात आप तक पहुंचा पाऊं। तो टैक्सोनॉमिस्ट जो थे, टैक्सोनॉमिस्ट यानी जो टैक्सोनॉमी की पढ़ाई करते थे, जिसमें नेमिंग, नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन आता था, उन्होंने डेवलप कर दिया एक टैक्सोनॉमिक एड, मतलब कोई एक चाबी ढूंढ दी उनने, जिससे कि ये जो नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का, ये आप सब भी कर सको, क्योंकि क्राइटेरिया तो मैंने बनाया पर करना आप सबको भी है। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ एड्स बना के दे दिए, कुछ चाबियां दे दी उसके लिए, ठीक है? वो क्या है? ये यहां वाली लाइन से चालू कर रहे हैं, ठीक है? दीज studies are carried out from actual specimens which are collected from the filed and preserved as referral in the form of herbaria, museum, botanical garden and zoological park। यहां तक हमने पढ़ा। इनका कहना है कि ये जो स्टडीज हैं, जो मैं एड्स दूंगी, इसकी स्टडीज कैसे होती हैं? इसकी स्टडीज होती हैं एक्चुअल स्पेसिमेन से। देखो यहां लिखा है ना, एक्चुअल स्पेसिमेन मतलब जिंदा स्पेसिमेन। ऐसा नहीं कि मार के ले आओ और उसके बाद उसकी स्टडी कर लो, ऐसा नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही स्टडी करी, चाहे वो प्लांट था चाहे वो एनिमल था। तो एक्चुअल स्पेसिमेन रख लेते हैं। स्पेसिमेन मतलब हम जिसको कलेक्ट करके और फिर उससे पढ़ाई करना चाहते हैं, वो स्पेसिमेन हमने रख लिया। विच आर कलेक्टेड फ्रॉम दी फील्ड, जिसे हमने फील्ड से कलेक्ट किया है। फील्ड से मतलब जहां पर भी ये पाए जा रहे थे, जैसे एक क्रॉप फील्ड है, वहां से ले आए, या किसी भी एक जगह से जाकर हम ले आए तो हमने फील्ड में से इसको निकाला है। एंड प्रिजर्व्ड एज रेफरेंस, और फिर इसे संभाल के प्रिजर्व करके हमने रखा है ताकि हम आगे आने वाले समय में इसे रेफर कर सकें, यानी इसकी तरफ हम अपना जो भी स्टडी है उसको फोकस करके पढ़ सकें। तो ये हमारा एक रेफरेंस बन जाएगा आगे जाके। इन द फॉर्म ऑफ हर्बेरिया, किस फॉर्म में बनेगा रेफरेंस? पहला इनका कहना है हर्बेरिया के फॉर्म में, हर्बेरिया के फॉर्म में, ठीक है, पहले नंबर पे। हर्बेरिया के बाद इनका कहना है म्यूजियम भी चाहिए इनको, तो फिर ये लेकर आए अपना म्यूजियम, ठीक। तीसरे नंबर पे इनका कहना है बोटैनिकल गार्डन के फॉर्म में, तो तीसरे नंबर पे हमारे पास है बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या है? बोटैनिकल गार्डन के बाद हमारे पास देखो ये लिखा है जूलॉजिकल पार्क भी है, जूलॉजिकल पार्क भी है। तो मैडम इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्या होता है? वैसे तो एक्सप्लेनेशन में आप सब देख चुके हो, फिर भी बता देती हूँ। हर्बेरिया एक बुक होती है, ठीक है, ऐसी बुक होती है जैसे आप बचपन में वो स्क्रैप बुक यूज करते थे या फिर अपनी वो ड्राइंग बुक यूज करते थे ना, ऐसे कड़क पेज वाली जिसपे ड्राइंग करा करते थे, ऐसी एक बुक होती है, लेकिन A4 साइज के पेपर्स होते हैं। उस बुक में क्या करते हैं, जैसे कोई प्लांट का ही सब कुछ रखा जाएगा, प्लांट को ही प्रिजर्व किया जाएगा, वो भी डेड स्पेसिमेन। तो क्या करते हैं, जो भी प्लांट है कहीं से मान लो मैं ढूंढ के ले आई, अब उसको मैं क्या करूंगी, उसको मैं पहले ड्राई करूंगी, सुखाऊंगी, उसका वो पानी जो है वो मॉइस्चर मर जाए और वो सूख जाए। सूखने के बाद मैं इसे एक पेपर पे स्टिक करूंगी, जो कि मेरी हर्बेरियम बुक का पेपर है। उस पर मैं स्टिक करने के बाद इसके बारे में नीचे इसमें इंफॉर्मेशन लिखूंगी। तो क्या इंफॉर्मेशन आपको लगता है मुझे लिखनी चाहिए? इसमें तो कुछ याद करने वाली बात ही नहीं है भाई। कौन कलेक्ट करके लाया उसका नाम लिखो, जो भी कलेक्ट करके लाया हो, किस तारीख को, किस डेट को कलेक्ट करके लाए वो लिखो। इसके बाद लिखो कि ये कौन सी लोकेशन से लेके आए थे, जगह भी तो बताओ। फिर लिखना पड़ता है कि कौन सा इसका क्लास है, या फिर वो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमने फाइंड करी है उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो लिखना पड़ता है। तो हमने एक डेड स्पेसिमेन प्लांट का चिपकाया, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी, एक बुक के अंदर हम ऐसा कलेक्ट करते गए, तो वो कहलाती है हर्बेरियम या फिर हर्बेरिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है म्यूजियम। हर्बेरियम तो मैंने बता दिया, म्यूजियम बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मम्मियां म्यूजियम बहुत बताती हैं, दोस्त म्यूजियम बहुत बताते हैं। नहीं बोलते हैं कि आप तो भाई ऐसा पीस हो कि आपको कहाँ रखना चाहिए, भाई तुझे म्यूजियम में रखना चाहिए, ऐसा क्यों बोलते हैं? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीसेस बच जाते हैं ना, उसको म्यूजियम में रखा जाता है। तो म्यूजियम के अंदर हम किसको रख रहे हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो अब मौजूद नहीं है, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो तभी है जब मौजूद नहीं है, जिंदा होता तो काय का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर तो कहीं भी घूम। तो जो नहीं बचा
है उसके जो भी डेड रिमेन्स हैं, मान लो हड्डियां बच गई हैं, बोन्स बच गई, स्केलेटल स्ट्रक्चर बच गया है, उसको ले जाकर के म्यूजियम में रख दिया, तो वो है हमारा म्यूजियम। तो फिर मैडम बोटैनिकल गार्डन क्या है? बॉटनी होती है प्लांट की स्टडी, तो बोटैनिकल गार्डन है, गार्डन में क्या होते हैं? पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। तो जहां पर लाइव अपन ने स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिए, बहुत सारे पेड़ पौधे उगा लिए हैं, किसी पर्टिकुलर चीज को देखते हो, जैसे कि हमारे पास वो भी है बैम्बू का अपना अलग बोटैनिकल गार्डन है, ऑर्किड्स का अपना अलग बोटैनिकल गार्डन है। तो ऐसे बहुत सारे बोटैनिकल गार्डन होते हैं जहां पे n नंबर ऑफ स्पीशीज होती हैं किसी भी प्लांट की। इसके बाद आता है जूलॉजिकल पार्क। तो ये जो जू जाते हो ना संडे को सुबह सुबह 10 बजे पापा मम्मी को जिद करके बचपन में ले जाते थे, ये वही जूलॉजिकल पार्क है जहां पर ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व किया जाता है अंडर ह्यूमन केयर। जू के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हमेशा ह्यूमन केयर के अंडर होते हैं। ह्यूमन केयर के अंडर होने का मतलब उनका खाना, उनका हाइजीन, उनकी हेल्थ और जो भी उनको मेडिसिन या वैक्सीन लगनी होती हैं वो सारी प्रोवाइड की जाती है जूलॉजिकल पार्क में। तो ये कुछ क्राइटेरिया हमारे टैक्सोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसे हैं जहां पर जाकर आप अपनी टैक्सोनॉमी की पढ़ाई के बारे में डिस्कस भी कर सकते हो, रिलेट भी कर सकते हो। और अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म आपने फाइंड आउट किया है इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स और इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स, तो उसे आप कंपेयर भी कर सकते हो कि ऐसा तो नहीं कि हर्बेरिया में ऑलरेडी वो प्लांट प्रेजेंट हो जो आपको लगता है कि नया डिस्कवर किया है, ऐसा तो नहीं कि बोटैनिकल गार्डन में ऑलरेडी वो स्पीशीज प्रेजेंट है प्लांट की जो आपको लग रही है कि मैंने अपने घर के पास से तोड़ के डिस्कवर कर ली है, ऐसा नहीं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक रेफरेंस की तरह काम करेंगी जहां पर हमने डेड या फिर लिविंग स्पेसिमेन को कलेक्ट करके रखा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट लाइन जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है? नेक्स्ट लाइन हमारी ये है, यहां से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इट रिक्वायर्स स्पेशल टेक्निक्स फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन। यहां पर आपने जितना कुछ भी रखा है ना, इसको प्रिजर्व करना यानी बचा के रखने के लिए और इसके कलेक्शन के लिए कुछ टेक्निक लगती है स्पेसिमेन के कलेक्शन में, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है देखो, इट रिक्वायर्स स्पेशल टेक्निक, स्पेशल टेक्निक की जरूरत है ताकि आप इन सबको कलेक्ट करो और संभाल के यानी कि प्रिजर्व करके स्पेसिमेन को रखो। कहां पे? इन हर्बेरिया एंड म्यूजियम। इसके लिए हर्बेरिया और म्यूजियम के लिए आपको स्पेशल टेक्निक के द्वारा कलेक्ट करना पड़ता है। अभी जो मैंने बताया, कलेक्ट करो, सुखाओ, फिर उसको रखो। आर्कियोलॉजिकल स्टडी में कोई जमीन में से स्केलेटल निकल आया, म्यूजियम के अंदर रख दो। तो इस तरीके से हम इसे अलग अलग डिफरेंशिएट करके रखते हैं। अगर लिविंग स्पेसिमेन है, उन दोनों में तो डेड रख लिए थे ना, पर अगर लिविंग स्पेसिमेन है तो अब हम कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं ये वाली लाइन। अगर लिविंग स्पीशीज है, लिविंग स्पेसिमेन है, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, लिविंग है किसकी? प्लांट की। ऑन द अदर हैंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द बोटैनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। तो ये हमें कहां मिलेगा? बोटैनिकल गार्डन में या फिर जूलॉजिकल पार्क में। आपको नहीं लगता कि हमने कुछ इसको कहना चाहिए कि विभाजित कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया है? हमने कह दिया कि भाई ये दोनों जो हैं इसमें रहेंगे हमारे डेड स्पेसिमेन और इन दोनों में हमारे रहेंगे कौन से वाले? लिविंग स्पेसिमेन। तो हमने इन्हें डिफरेंशिएट कर दिया। डेड प्लांट हर्बेरिया में, डेड एनिमल म्यूजियम में, लिविंग प्लांट बोटैनिकल गार्डन में, लिविंग एनिमल जूलॉजिकल पार्क में। ये कहा था हमारे एनसीईआरटी ने। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में एनसीईआरटी कहती है कि कहानी यहां अभी खत्म नहीं होती, अभी बहुत कुछ बाकी है, कि जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने दे हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। इन्होंने कुछ और भी इंफॉर्मेशन बनाई, प्रिपेयर करी और डिसेमिनेट यानी कि स्प्रेड करी, सबको दी। कौन सी इंफॉर्मेशन? थ्रू अ मैनुअल एंड मोनोग्राफ फॉर फर्दर टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो इन्होंने मैनुअल और मोनोग्राफ भी बनाया। मैनुअल देखो, गाड़ी खरीदते हो, साइकिल खरीदते हो या घर में वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज खरीदते हो या फोन खरीदते हो तो उसके साथ एक मैनुअल आती है जिसमें पूरा का पूरा उसके बारे में लिखा रहता है, कैसे यूज करना है, कैसे बना है, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे डायरेक्शन फॉर यूज क्या है, गलत यूज अगर करोगे तो क्या हो सकता है, ये सारा लिखा रहता है। ऐसे ही मैनुअल्स में भी सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऐसे ही लिखी रहती है और मोनोग्राफ भी वैसा ही रिटन डॉक्यूमेंट होता है फॉर फर्दर टैक्सोनॉमिक स्टडीज, जो इन्हीं सब की तरह हमें टैक्सोनॉमिक स्टडीज में मदद करता है। इसके बाद लास्ट लाइन जो हमारी एनसीईआरटी की है, अकॉर्डिंग टू द समरी पेज नंबर 14 की, वो कहती है कि टैक्सोनॉमिक कीज आर टूल्स। टैक्सोनॉमिक की भी होती है जो टूल की तरह काम करती है, दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारे पास की भी होती है जो आइडेंटिफिकेशन में मदद करती है और वो हमें कैरेक्टरिस्टिक बताती है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो एक में जौ था, एक में नहीं था,
तो यस और नो निकाल दिए। फिर जिसमें नो हो गया उसको तो छोड़ दो, यस है तो अब उसमें देखो कौन सा क्राइटेरिया है, क्या उसके अंदर बोन का स्ट्रक्चर है या कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, ये देख लो। फिर अगर है बोन का स्ट्रक्चर है तो यस और नो, नो को छोड़ दो, यस में आगे देखो कौन सा स्ट्रक्चर है। इस तरीके से ये कीज जो है वो टूल की तरह काम करती है। तो हम देखते हैं कि किसमें कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, किसमें नहीं है। और ये सारे के सारे हमारे किसमें आते हैं, ये सब आते हैं हमारे टैक्सोनॉमिक एड्स में। तो टैक्सोनॉमिक एड्स को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, इस वाली लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो मुझे जूलॉजिकल पार्क के बाद क्या मिला, मैनुअल और मोनोग्राफ मिला। मैनुअल भी आता है, मैनुअल के बाद मोनोग्राफ भी आता है, मोनोग्राफ के बाद हमारा की भी आता है। ये भी हमारे टैक्सोनॉमिकल एड हैं। तो इन ऑल एनसीईआरटी कहती है हर्बेरिया, म्यूजियम, बॉटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, मैनुअल, मोनोग्राफ और की, ये सारे के सारे वो जरिया बनते हैं, वो रेफरेंस बनते हैं जहां पर हम या तो लिविंग या तो डेड ऑर्गेनिज्म को पढ़ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। किस चीज को पढ़ोगे और कंपेयर करोगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, टैक्सोनॉमी का टैक्सॉन का ग्रुप, जो बड़ी भी हो सकती है जैसे किंगडम, छोटी भी हो सकती है जैसे स्पीशीज। टैक्सॉन का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। टैक्सॉन बनाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि हमें डाइवर्सिटी पढ़नी थी, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के लिए टैक्सोनॉमी बनाने को क्या किया, नॉमेनक्लेचर किया, नेमिंग दी, आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, और उसके बाद क्लासिफिकेशन। यहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में हमने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पेज नंबर 14 पर आपके एनसीईआरटी में जो समरी दी हुई है उसको हमने यहां पर डिस्कस किया आज के सेशन में, और हमने एनसीईआरटी को कंप्लीट किया, ठीक है। इस चैप्टर का हमने टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, और अब हमने कंप्लीट किया है क्या, एनसीईआरटी के हाइलाइट्स, जो कि एनसीईआरटी की समरी बोलती है। आई होप आपने इस सेशन को बहुत ध्यान से अटेंड किया होगा। आपके लिए बहुत यूजफुल सेशन है ये, मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। तो आपको इसे बहुत सारा स्प्रेड करना है और बहुत बार देखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की किसी भी लाइन में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपने अभी खुद देखा एक लाइन में सदियों का मतलब होता है एनसीईआरटी का, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपके नीट के कोर्स का मॉड्यूल 100% फ्री है, ऑल दी सेशंस। आपको छोटी सी चीज करनी है, आपको करना है लाइक इस वीडियो को, करना है सब्सक्राइब चैनल को, और इसे शेयर करेंगे अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर का फिर से एनसीईआरटी का समरी लेकर। तब तक के लिए क्या करना है, बाकी जो एक्सप्लेनेशन सेशंस है उनको अटेंड करते रहना है, और आखिर में हम जाएंगे, जंप करेंगे एनसीईआरटी के हर बार समरी पर, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, कीप स्टडिंग।